सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का रेबल स्टडी पॉइंट पर। क्या हाल आप सभी के? उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो हम एंडोक्राइन सिस्टम स्टार्ट किए थे, उसमें से हमने पीयूष ग्रंथि में अग्र पीयूष ग्रंथि के बारे में पढ़ लिया था। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ देखते हैं। जो दो पार्ट बच गए, एक तो मिडिल पार्ट है और एक जो पश्च पीयूष ग्रंथि का पार्ट है उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम मिडिल पार्ट के बारे में देखते हैं। मिडिल पार्ट के द्वारा हार्मोन जो स्रावित होता है उसको बोलते हैं एमएसएच, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये काम क्या करता है? त्वचा का जो कलर है उसका नियंत्रण करता है। त्वचा के रंग के नियम। अब स्किन में एक कोशिकाएं पाई जाती हैं, रंगकणिकाएं, रंग कोशिकाएं। उन पर यह कार्य करता है मेलानोसाइट। ह्यूमन में जो तिल बनते हैं, ब्लैक डॉट्स, वो भी एमएसएच हार्मोन के कारण बनते हैं। तिल निर्माण मानव में ये कार्य है एमएसएच का, बस ये एक ही कार्य है। साथ ही इसके कुछ अदर फंक्शन हैं, वो इतने इम्पोर्टेंट है नहीं, खैर छोड़ो उनको। एक त्वचा का के कलर का नियमन करता है। तिल निर्माण की जो प्रक्रिया है ह्यूमन में, ये आप ध्यान रखना, ये इम्पोर्टेंट है। तिल बनने का कार्य जो है एमएसएच हार्मोन के कारण होता है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मिडिल पार्ट के द्वारा स्रावित होता है पीयूष ग्रंथि के। ये एक ही हार्मोन है जो मिडिल पार्ट के द्वारा स्रावित होता है। नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं पश्च पीयूष ग्रंथि, पोस्टीरियर पार्ट, या फिर इसको बोलते हैं पार्स नर्वोसा। अब इसके द्वारा दो हार्मोन स्रावित होते हैं। कौन कौन से हैं? एक है वैसोप्रेसिन और दूसरा है ऑक्सीटोसिन। दो हार्मोन स्रावित होते हैं। इसको एडीएच बोलते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। क्यों बोलते हैं वो अभी हम देखते हैं। सबसे पहले हम वैसोप्रेसिन के बारे में पढ़ते हैं। इसका कार्य क्या है? हम उत्सर्जन तंत्र में नेफ्रॉन की संरचना पढ़ेंगे। नेफ्रॉन की संरचना में एक दूरस्थ कुंडलित नलिका होती है, डीसीटी, दूरस्थ कुंडलित नलिका। उसमें ये जल का पुनः अवशोषण करता है, वैसोप्रेसिन है। अब जल का पुनः अवशोषण करेगा यूरिन में से, तो यूरिन में जल की मात्रा कम होगी, इसलिए इसे बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन, अर्थात यूरिन में जो है जल की मात्रा को कम करने वाला हार्मोन। ये इसका कार्य हो गया। जल का पुनः अवशोषण कहाँ? डीसीटी में, दूरस्थ कुंडलित नलिका में, वैसोप्रेसिन के द्वारा एडीएच हार्मोन। ये इसका कार्य हो गया, वैसोप्रेसिन हार्मोन का कार्य। इसको ये एक नाम और है, पिट्रेसिन। ये तीन नाम एक ही हैं तीनों। अब ये दूरस्थ कुंडलित नलिका के बारे में अब देखते हैं। वैसे तो हम आगे पढ़ेंगे, जैसे ये है। नेफ्रॉन की संरचना के बारे में मैं आपको एक बार बता देता हूँ। दूरस्थ कुंडलित नलिका क्या होती है। ऐसी कुछ नेफ्रॉन की संरचना होती है जिसमें ये होता है बोमन संपुट। ये जो प्याले नुमा स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं बोमन संपुट। ये बोमन संपुट से एक प्रथम जो कुंडलित भाग है इसको बोलते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका।
और इसके बाद जो आता है हेनले की लूप, और इसके बाद एक कुंडलित भाग और आता है, इसको बोलते हैं दूरस्थ कुंडलित नलिका। ठीक है, तो ये पार्ट है दूरस्थ कुंडलित नलिका, जहाँ पे जल का पुनः अवशोषण वैसोप्रेसिन के द्वारा, एडीएच हार्मोन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब हम इसकी कमी के कारण क्या होता है और इसकी अधिकता के कारण क्या होता है वो हम देखते हैं। वैसोप्रेसिन जो है एडीएच हार्मोन, वो एक काम और कर देता है। एडीएच जो है ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिनियों को संकुचित करने का कार्य करता है। ये एक कार्य और है। अब इसकी कमी से क्या इफेक्ट होता है वो हम देखते हैं। अगर इसकी कमी होगी तो जल का अवशोषण कम होगा, सीधी सी बात है। डीसीटी में जल का पुनः अवशोषण कम, पुनः अवशोषण कम होगा यूरिन से, तो यूरिन में जल की मात्रा अधिक। इसको बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस, रोग का नाम है। बॉडी में जल की मात्रा, जल का पुनर्अवशोषण कम होगा, डिहाइड्रेशन का शिकार हो सकते हैं, तो इसको बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। जल की मात्रा अधिक होगी तो यूरिन का उत्सर्जन बार बार होगा। इसको बोलते हैं पोलीयूरिया। ये दो टर्म हैं जो कि एडीएच की कमी के कारण होते हैं। एक तो मूत्र उत्सर्जन बार बार होगा, यूरिन का उत्सर्जन, उसको बोलेंगे पोलीयूरिया। एक मूत्र में जल की मात्रा अधिक होगी, वो जो डिजीज है उसको बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक, अब इसकी अधिकता के कारण क्या होगा वो देखते हैं। अगर अधिकता हो जाए, अभी मैंने बताया रक्त वाहिनियों को संकुचित करता है। अगर अधिक हो गया, जो रक्त वाहिनियां हैं अधिक संकुचित हो जाएंगी। रक्त वाहिनियां संकुचित हो गई तो जो ब्लड का फ्लो है, ब्लड का जो प्रवाह है वो अधिक होगा। रक्त प्रवाह अधिक, और रक्त प्रवाह के कारण ब्लड वेसल्स में जो प्रेशर जनरेट होता है उसको बोलते हैं बीपी। तो सीधी सी बात है, इससे क्या हो रहा है, बीपी इंक्रीज हो रही है। ये है अधिकता का इफेक्ट। ह्यूमन में बीपी अधिक हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि यह रक्त वाहिनियों को संकुचित कर देता है। रक्त वाहिनियां संकुचित होंगी तो रक्त का प्रवाह तेज होगा। रक्त का प्रवाह तेज होगा तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा जनरेट होगा, और ब्लड प्रेशर को ही बीपी बोलते हैं। ब्लड प्रेशर अधिक हो जाएगा। ये एडीएच की कमी और अधिकता के इफेक्ट हैं। इसलिए बोलते हैं कि हार्मोन न तो अधिक होनी चाहिए स्रावित और न ही कम होनी चाहिए। नेक्स्ट जो हार्मोन है वो है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को चाइल्ड बर्थ हार्मोन बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं? ये जो है स्मूथ मसल्स हैं, चिकनी जो पेशियां हैं, उनमें संकुचन को प्रेरित करता है। जो प्रेगनेंसी पीरियड है 9 महीने का, वो जब कंप्लीट हो जाता है तो प्लेसेंटा में संकुचन होता है, क्रमानुकुंचन गति होती है।
अर्थात दर्द होता है। दर्द जब होगा तो ब्रेन को सिग्नल जाएगा और ब्रेन में पीयूष ग्रंथि जो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्रावित करेगी। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करेगा, जो बर्थ कैनाल की मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स, उनमें संकुचन को प्रेरित करेगा, जिससे कि बर्थ कैनाल के द्वारा बेबी का जन्म होता है। इसलिए इसको बोलते हैं चाइल्ड बर्थ हार्मोन। ठीक है, समझ आ गया। दूसरा इसका कार्य है मिल्क इजैकुलेशन। ये दो कार्य है ऑक्सीटोसिन के। अब ये तो कार्य हो गई फीमेल में। मेल में ऑक्सीटोसिन का क्या कार्य है वो हम देखते हैं। मेल में पेरेंटल केयर का जो है पेरेंटल केयर को पैदा करता है मेल में, जैसे कि बेटी के प्रति ज़्यादा लगाव होता है पापा की परी, तो वो जो कार्य है वो ऑक्सीटोसिन करता है मेल में। ठीक है, अब हम देखते हैं ये पीयूष ग्रंथि अपनी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट जो ग्रंथि है पीनियल। अब हम इसकी लोकेशन की बात करते हैं तो ये मस्तिष्क के मध्य में पाई जाती है। मध्य भाग में भी अगर हम देखें तो एग्जैक्टली अग्र मस्तिष्क के पृष्ठीय सतह पर। जैसे मैं रफली ड्रॉ करूं, तो यहां पाई जाती है पीनियल ग्लैंड। ठीक है, ये ब्रेन है मान लो, इतना अच्छा तो है नहीं, ये मध्य में मस्तिष्क के मध्य में यहाँ से पाई जाती है पीनियल ग्लैंड। ठीक, अब इसका जो आकार है बहुत ही छोटा होता है। आकार में ये चावल के दाने के समान होती हैं। साइज में। अब इसके द्वारा एक हार्मोन स्रावित होता है, उसको बोलते हैं मेलेनोसाइट। पीनियल ग्लैंड के द्वारा जो हार्मोन स्रावित होता है वो होता है मेलेनोसाइट। अब ये कार्य क्या करता है, दैनिक लय मान लो हमारी कुछ हैबिट है, मान लो 4 बजे उठने की हैबिट है, लगातार 5-6 दिन अगर हम 4 बजे उठ रहे हैं तो नेक्स्ट डे अपने आप ही हमें 4 बजे जो है संकेत मिलता है उठने का कि नींद पूरी हो गई। वो जो कार्य है वो मेलेनोसाइट हार्मोन करता है, दैनिक लय का कार्य। एक जो मासिक चक्र है उसका नियमन करता है। त्वचा के कलर का भी त्वचा के रंग को भी नियंत्रित करता है। ये मेलेनोसाइट के कार्य हो गए। मेन जो कार्य है वो है दैनिक लय का। अदर जो कार्य है छोटे, मासिक चक्र का नियमन, त्वचा के कलर का भी नियमन करता है। ये पीनियल ग्लैंड हो गई। मस्तिष्क के मध्य भाग में अग्र मस्तिष्क पृष्ठीय सतह पर प्रेजेंट होती है, चावल के दाने के समान साइज में होती है, बहुत छोटी होती है। मेलेनोसाइट हार्मोन स्रावित करती है। इसका कार्य है दैनिक लय का, मेनली जो कार्य है। बाकी इसके जो अदर फंक्शन है वो मासिक चक्र का नियमन और त्वचा के कलर का नियंत्रण। ये हो गई पीनियल ग्लैंड।
नेक्स्ट हम जो ग्लैंड पढ़ते हैं वो हम पढ़ेंगे थायराइड। अब हम इसकी लोकेशन की बात करें तो श्वास नली के दोनों ओर दो लोब के रूप में पालियों के रूप में प्रेजेंट होती है, लोब्स के रूप में। और अगर डीपली बात करें तो C6 और C7 के मध्य अब ये C6 और C7 क्या चीज होती है? मनुष्य की जो रीढ़ की हड्डी है वो एक सपाट मतलब पूरी तरह से एक पूरी जुड़ी हुई हड्डी नहीं होती है, बल्कि खांचों के रूप में प्रेजेंट होती है। इस प्रकार सॉकेट के रूप में प्रेजेंट होती है। ये जो सॉकेट है इस तरह से हम अपनी रीढ़ की हड्डी यहाँ मेरुदंड यहाँ से स्टार्ट होकर नीचे पीठ तक जाती है, कोक्सेक्स तक। इसके जो पूरी खांच है वो है टोटल खांच 26 पाई जाती हैं, जिनको 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहली होती है सर्विकल सी, दूसरी होती है थोरैक्स, टी से करता हूँ इसको, थर्ड होती है लंबर, फोर्थ होती है सैक्रल और फिफ्थ होती है कोक्सेक्स। अब जो इसके जो सर्विकल जो है वे टोटल संख्या में 7 होती हैं। ये थोरैक्स है जो 12 होती हैं, एल जो है 5 होती हैं, ये एक होती हैं दोनों, सैक्रल और कोक्सेक्स। तो टोटल मिला के ये होती हैं 26। ये सभी हम स्केलेटन जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल इतने जान लो कि जो थायराइड ग्रंथि है वो C6 और C7 के मध्य दोनों तरफ 2 लोब्स के रूप में प्रेजेंट होती है। मान लो ये C6 है और ये C7 है, तो इन दोनों के बीच में इस तरह से 2 लोब्स प्रेजेंट है। ये दोनों लोब्स ये होती हैं थायराइड ग्रंथि मानव में, और ये जो कनेक्टिंग लिंक है ये संयोजी ऊतक का बना होता है। इसको बोलते हैं इस्थमस। ये कनेक्टिंग लिंक जो है दोनों लोब्स के मध्य C6 और C7 के मध्य होते हुए संयोजी ऊतक का बना होता है, बोलते हैं इस्थमस इसको। 2 लोब्स में थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ये इसकी लोकेशन हो गई, अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा आप सभी को। इसको मैं मिटा देता हूँ अब। यहाँ मैं लिख देता हूँ दोनों लोब्स को मिलाने वाली संयोजक कड़ी को इस्थमस कहते हैं। तो ये हो गई अपनी पूरी तरीके से अपन कहाँ पाई जाती है थायराइड ग्लैंड, यहाँ से पाई जाती है, देखते हो तो अब हम देखते हैं इसके द्वारा कौन कौन से जो हार्मोन है वो स्रावित होते हैं। सबसे पहले इसके द्वारा जो है 2 हार्मोन स्रावित होते हैं। एक तो होता है थायरोक्सिन T4 और T3, और एक होता है TCT थायरोकैल्सिटोनिन। इस जो हार्मोन को है मैं अगली ग्रंथि के साथ पढ़ाऊंगा,
पैराथायरोक्सिन और जो पैराथायरॉयड है उसके साथ, क्योंकि उसके साथ पढ़ाने में बहुत इजी रहेगा, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। फिलहाल हम थायरोक्सिन की बात करें तो ये करता क्या है थायरोक्सिन हार्मोन। इसके कुछ एक कार्य हैं वो हम देखते हैं। एक तो है प्रोटीन निर्माण, सेकंड लाइपोलाइसिस। और लाइपोलाइसिस क्या होता है मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताया था, वसा का विघटन। थर्ड इसका कार्य क्या है, मासिक चक्र को नियमन, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसका नियमन, रेगुलेशन। इसको एक टर्म्स के द्वारा संबोधित किया जाता है, उसको बोलते हैं टेम्पो ऑफ लाइफ। टेम्पो ऑफ लाइफ थायरोक्सिन हार्मोन को, थायरॉयड ग्लैंड हो गई या थायरोक्सिन हार्मोन। यहाँ तक देख लें, थायरोक्सिन हार्मोन के कार्य हो गए प्रोटीन निर्माण, लाइपोलाइसिस, एमसी रेगुलेशन, टेम्पो ऑफ लाइफ इसको बोलते हैं। अब इसकी अधिकता और कमी के कारण चाइल्ड में अलग इफेक्ट पड़ते हैं और एडल्ट में अलग इफेक्ट पड़ते हैं। वो हम देखते हैं कि कमी और अधिकता के कारण कौन कौन से इफेक्ट आते हैं थायरोक्सिन हार्मोन की। ये और एक पॉइंट और इसमें देख लो, जो ये थायरोक्सिन हार्मोन है नियमित मात्रा में स्रावित होता रहे उसके लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। आयोडीन की आवश्यकता, इसकी सांद्रता मेंटेन रहे उसके लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है थायरोक्सिन हार्मोन के लिए। ये 4 पॉइंट थायरोक्सिन हार्मोन के हो गए। अब इसकी कमी और अधिकता के बारे में आते हैं कि क्या रोग होते हैं, कौन सी डिजीज होती हैं, जो कि अपना मेन पार्ट रहेगा परीक्षा का जो एग्जाम पेपर है उस लिहाज से। सबसे पहले हम देखते हैं कमी, हाइपोसिक्रीशन। अब कमी से चाइल्ड में अलग इफेक्ट पड़ते हैं। सबसे पहले हम चाइल्ड की बात करें तो इसकी कमी के कारण चाइल्ड में जो ग्रोथ है वो अवरुद्ध हो जाती है, पूर्ण तरीके से हो नहीं पाती, बोनापन आता है, ग्रोथ कम हो जाती है, ग्रोथ अवरुद्ध हो जाती है। एक ग्रोथ और कम हुई थी, वो थी पीयूष ग्रंथि के ग्रोथ हार्मोन की कमी के कारण। उस रोग को हम बोले थे एटलियोसिस। आपको याद हो तो मैंने बताया था, सर्कस मिडगट रोगी का नाम बोला था मैंने। पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म, पीयूष ग्रंथि का बोनापन, इसमें भी बोनापन हो रहा है। इसके रोगी को जो नाम देते हैं वो है क्रेटिन, और रोग का नाम है, ये है रोगी का नाम क्रेटिनिन, ये है रोग का नाम क्रेटिनिन, और क्रेटिन रोगी। उसमें हमने रोगी का नाम दिया था सर्कस मिडगट, एटलियोसिस रोग को नाम दिया था। और इस प्रकार के रोगी जो है मेंटली, सेक्सुअली और फिजिकली इमैच्योर होते हैं। मेंटली, सेक्सुअली और फिजिकली ये तीनों तरीके से इमैच्योर होते हैं, अपरिपक्व। जबकि जो ग्रोथ हार्मोन में हमने देखा था एटलियोसिस रोग में जो बच्चे बने थे वो उनमें मेंटली, सेक्सुअली और जो फिजिकली है परिपक्वता उपस्थित थी, सभी कार्य वो कर सकते थे। ये चाइल्ड में इफेक्ट हो गए, रोगी, रोग और तीनों तरीके से अपरिपक्व, ग्रोथ कम हो जाती है। अब जब हम एडल्ट की बात करें इसकी कमी के कारण, अब ये तो है नहीं कि एडल्ट में ग्रोथ अवरुद्ध हो जाएगी, क्योंकि ग्रोथ तो जो है 18 से 20 ईयर तक हो चुकी होती है, एडल्ट तभी बनता है, तो ग्रोथ तो अवरुद्ध हो नहीं सकती। इसके अलावा
दो रीज़न है। अगर थायरोक्सिन की कमी हो रही है तो एक तो आयोडीन कम हो सकता है कि आयोडीन की मात्रा ही नहीं है बॉडी में, तो थायरोक्सिन यूजुअली कम ही जो है उत्पादन होगा। एक तो है आयोडीन की कमी के कारण। अगर थायरोक्सिन हार्मोन कम होता है एडल्ट में तो जो गलगंड रोग है वो होता है। इंग्लिश में बोलते हैं हम इसको सिंपल गोइटर। ये आयोडीन की कमी के कारण होता है। थायरोक्सिन हार्मोन जब कम हो जाता है तो उसके कारण होता है। ये जो है यहाँ पे सूजन आ जाती है, पेन होने लगता है, कुछ भी निगला नहीं जाता, ये इसको बोलते हैं गलगंड रोग। और अगर दूसरी आयोडीन के अलावा अगर किसी और रीजन से, किसी अन्य कारण से थायरोक्सिन कम हो तो उसके कारण जो डिजीज होती है उसको बोलते हैं मिक्सोइडिमा, या बोलते हैं गल्स डिजीज। अब इस डिजीज में क्या होता है, आंखों के नीचे जो एरिया है उसमें सूजन आ जाती है, पैरों के तलियों में सूजन आ जाती है, बाहों में सूजन आ जाती है। ये सभी इसके लक्षण हैं नॉर्मली। एडल्ट में एक तो आयोडीन की कमी के कारण थायरोक्सिन की कमी हो सकती है, जिससे कि सिंपल गोइटर रोग होता है, गलगंड रोग होता है। दूसरा, अगर आयोडीन की कमी के अलावा थायरोक्सिन की कमी होती है तो उसके कारण जो रोग हो जाता है उसको बोलते हैं मिक्सोइडिमा या फिर गल्स डिजीज। ये थायराइड ग्लैंड के थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण होने वाले रोग हैं। अब इसकी अधिकता के कारण क्या होता है वो अब हम देखते हैं। अगर थायरोक्सिन हार्मोन अधिक हो जाए तो आँखों की जो पुतली है, आँखों की जो मसल्स है जिससे अटैच होती है, कॉर्निया बाहर की तरफ होता है, अंदर की तरफ जो मसल्स होती है उनमें सूजन आने लगती है, तो आँखें जो है बाहर की तरफ आने लगती हैं। इसको बोलते हैं एक्सोप्थेल्मिक गोइटर। अधिकता के कारण आंखें बाहर निकलनी स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि जो मसल्स हैं जिससे अटैच होती है आंखें उनमें सूजन या फिर उनकी परत की मोटाई बढ़ने लगती है। इसको बोलते हैं एक्सोप्थेल्मिक गोइटर। तो ये हो गया अधिकता के कारण। इसको एक टर्म से और संबोधित करते हैं, ग्रेव्स डिजीज। ये हो गया अपना थायरोक्सिन हार्मोन। अब नेक्स्ट ग्लैंड देखते हैं हम, पैराथायरॉइड। अब इसकी लोकेशन हम जब बात करते हैं तो जो दो लोब्स थे, मान लो ये इसके दो लोब्स हैं, किसके, थायरॉइड ग्लैंड के, और ये इस्थमस हो गया। इसकी पिछली सतह पर एक जोड़ी, एक लोब पर एक जोड़ी ये होती हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड। पैराथायरॉइड ग्लैंड कहाँ होती हैं,
थायराइड जो ग्लैंड होती है उसके पिछली सतह पर एक जोड़ी एक लोब पर प्रेजेंट होती है। अर्थात जो मनुष्य में है 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड पाई जाती हैं। इसकी लोकेशन मैंने अभी बता दी। इसके द्वारा जो हार्मोन होता है स्रावित वो होता है पीटीएच हार्मोन, पैराथायरोक्सिन हार्मोन। और थायरोक्सिन के द्वारा एक हार्मोन जो स्रावित हुआ था थायरोकैल्सिटोनिन, उसका भी हम अभी अध्ययन करते हैं। दोनों का एक साथ हम देखते हैं कि क्या था और क्या नहीं। एक तरफ मैं बताता हूँ टीसीटी कैल्सिटोनिन, थायरोकैल्सिटोनिन, और एक तरफ मैं बताता हूँ पीटीएच पैराथायरॉयड हार्मोन। ये क्या करता है, ये मान लो बोन है और ये ब्लड है, ये ब्लड जा रहा है। ब्लड में से कैल्शियम +2 जो है उसको बोन में शिफ्ट करता है, जो थायरोकैल्सिटोनिन है, ठीक है। और ये इसके जस्ट अपोजिट करता है। जैसे ये बोन है और ये ब्लड फ्लो हो रहा है, तो बोन से कैल्शियम +2 को ब्लड में शिफ्ट करता है। आई होप समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी वे में मैं बता रहा हूँ आपको कि जो ब्लड में है कैल्शियम +2 को थायरोकैल्सिटोनिन बोन में शिफ्ट करता है, जबकि जो पैराथायरोक्सिन जो हार्मोन है, पीटीएच हार्मोन है, वो बोन से ब्लड में कैल्शियम +2 को, ये बोन है, ठीक, बोन से ब्लड में शिफ्ट करता है कैल्शियम +2 को। अब हम देखते हैं कि ब्लड में कौन सा इफेक्ट पड़ रहा है, उसी हिसाब से इनको फैक्टर बोलते हैं। ब्लड में ये कैल्शियम +2 की सांद्रता को बढ़ा रहा है, बढ़ाने को बोलते हैं हम हाइपर, तो इसको बोलते हैं हाइपर कैलमिया फैक्टर। और इसको बोलते हैं हाइपोकैलमिया फैक्टर, क्योंकि ब्लड में जो कैल्शियम की सांद्रता है उसको घटा रहा है। हाइपो मीन्स कमी। तो ये दोनों के कार्य हो गए मिले जुले। अब इसके हम रोग देखते हैं। रोग दोनों अपोजिट कार्य करेंगे। कैसे? रोग में देखो, एक की तो कमी होगी और एक की अधिकता होगी। तो सबसे हम पहले देखते हैं कि बोन में अगर कैल्शियम +2 अधिक मात्रा में जाता है तो किस वजह से जाएगा। पहले तो हाइपर कैल्सिटोनिन, अगर कैल्सिटोनिन की मात्रा अधिक हो जाए तो ब्लड से बोन में कैल्शियम अधिक शिफ्ट होगा, क्योंकि जो ब्लड से बोन में कैल्शियम है वो टीसीटी के द्वारा ले जाया जा रहा है। या फिर हाइपोसिक्रीशन ऑफ पीटीएच, अगर पीटीएच की कमी हो जाए तो भी बोन में कैल्शियम +2 की मात्रा अधिक होगी, क्योंकि बोन से ब्लड में पीटीएच के द्वारा ले जाया जा रहा है। इन दोनों का मिला जुला इफेक्ट आता है। अगर बोन में कैल्शियम +2 अधिक हो गया तो बोन में वृद्धि होने लगती है। जैसे ये एक्स्ट्रा वृद्धि हो गई बोन में, ये बोन है। इस रोग को बोलते हैं टिटेनी। रोग का नाम है टिटेनी। एक रोग और है इससे मिलता जुलता, वो है टिटेनस। ये जो टिटेनस रोग है ये अलग है, और ये टिटेनी जो रोग है ये अलग है। ये एक हार्मोन की कमी और एक हार्मोन की अधिकता कारण हो रहा है। जब ये जो टिटेनस रोग है वो एक बैक्टीरिया के कारण होता है, वो होती है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी।
टिटेनी बैक्टीरिया का कारण होता है वो टिटेनस, और ये है टिटेनी जो कि है हाइपर सिक्रीशन ऑफ कैल्सिटोनिन और हाइपो सिक्रीशन ऑफ पैराथायरोक्सिन हार्मोन के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट क्लास में हम एड्रेनलिन ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे और एक पैनक्रियाज के बारे में। तो इसके साथ ही अपना जो ये एंडोक्राइन सिस्टम है वो कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।